अब जैसे ही लॉन्गजू और डायलन को मालूम चलता है कि लुओफेंग खतरे में है, वो दोनों फौरन ही लुओफेंग की ओर जाने लगते हैं और उन्हें वहां तक पहुंचने में करीब 90 सेकंड का टाइम लगता। लॉन्गजू बताता है कि लुओफेंग जिस लेवल पे है, इतने समय के लिए लुओफेंग का सरवाइव करना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो बंदा कौसर इमोर्टल लेवल पे है और वो लगातार अपने फ्लेम अटैक से लुओफेंग पे अटैक किए जा रहा था, जिसे लुओफेंग गोल्डी आर्मामेंट से ब्लॉक कर लेता है। इधर डायलन लुओफेंग को लेकर परेशान हो रहा था। वो मन ही मन अपने मास्टर से कहता है कि आपको कुछ देर तक थोड़ा और वेट करना होगा, फिर हम आपको रेस्क्यू कर लेंगे। दूसरी ओर कौसर का अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था, जिसे लुओफेंग का गोल्डी आर्मामेंट रोक नहीं पाता है। पर इस दौरान कौसर नोटिस करता है कि लुओफेंग को गोल्डन हॉर्न बीस्ट प्रोटेक्ट कर रही है। वो लुओफेंग से कहता है कि इस बीस्ट का पावर तो केवल रियल मास्टर है, रियल मास्टर यानी वर्ल्ड मास्टर लेवल। ये बीस्ट तुम्हें मुझसे नहीं बचा सकती। तभी गोल्डन हॉर्न बीस्ट अपने क्लो से उस पे अटैक करती है, तो काउंटर में वो बंदा फायर अटैक से गोल्डन हॉर्न बीस्ट पे अटैक करता है। पर गोल्डन हॉर्न बीस्ट प्रोटेक्टिव सील बनाकर उन सारे अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है। अब कौसर के सारे ही अटैक कंबाइन होकर गोल्डन हॉर्न बीस्ट पे स्ट्राइक करती है, जिससे वहाँ काफी पावरफुल सा एक्सप्लोजन होता है। लुओफेंग बताता है कि इमोर्टल लेवल पे ओरिजिनल लॉ काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं और इन अटैक को मैं अपने गोल्डन डोमेन से रोक नहीं सकता। इसलिए लुओफेंग डिसाइड करता है कि वो इस वर्ल्ड को अपने इनर वर्ल्ड के अंदर ही एक एक्सटर्नल वर्ल्ड बनाकर कौसर से फाइट करेगा। अब लुओफेंग वर्ल्ड प्रोजेक्शन टेक्निक को यूज करते हुए अपने अंदर ही एक वर्ल्ड क्रिएट कर लेता है। अब कौसर इस एक्सटर्नल वर्ल्ड के अंदर आने के बाद लुओफेंग से कहता है कि हम इमोर्टल का लो डोमेन ही मेन अटैक नहीं होता। अगर तुम्हारा एक्सटर्नल वर्ल्ड इस अटैक को ब्लॉक करने में कामयाब भी हो गया तो ये बिल्कुल ही यूजलेस होगा। अब गोल्डन हॉर्न बेस बहुत ही फास्ट उस पर अटैक करने जाता है, जबकि कौसर भी गुस्से में गोल्डन हॉर्न बीस के क्लो पे अटैक करता है और फ्लेम अटैक के कारण गोल्डन हॉर्न बीस का क्लो इंजर्ड हो जाता है। साथ ही वो बंदा गोल्डन हॉर्न बीस के टेल को पकड़कर चारों तरफ घुमाकर उसे दूर फेंक देता है। अब गुस्से में गोल्डन हॉर्न बीस भी लगातार उन पे फायर अटैक कर रहा था। साथ ही वो उस बंदे पे लेजर अटैक भी करता है, जिससे वो बंदा दूर तो चला जाता है। और अब वो कंफ्यूज हो रहा था कि अचानक से ही गोल्डन हॉर्न बीस का पावर इतना जल्दी इंक्रीज कैसे हो गया। फिर वो बंदा भी काफी सारे फ्लेम पंच से गोल्डन हॉर्न बीस पे अटैक करता है, जिससे लगातार काफी ज्यादा गोल्डन हॉर्न बीस पे फायर अटैक होता है। वो बंदा कहता है तो अब तुम्हें इमोर्टल लेवल का सही पावर देखने को मिलेगा। अब वो बंदा बहुत ही फास्ट मूव करके गोल्डन हॉर्न बीस को बीच में ही फंसाकर काफी सारे पंच मारता है। इस पल में गोल्डन हॉर्न बीस उसके एक भी अटैक को ब्लॉक नहीं कर पा रहा था। अंदर से लुओफेंग कहता है अब तो मैं गोल्डन हॉर्न बीस के जूलो क्रिस्टल को ही यूज कर सकता हूँ, जो कि मैंने पहले ही इसके कंबाइन बॉडी को फॉर्म किया था, जिसे लुओफेंग रिलीज करता है। उसके पास ये एक ऑप्शन है जिससे वो इस बंदे को कम्पीट कर सके और उस पे स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्राइक अटैक करे। अब जूलो क्रिस्टल एनर्जी रिलीज होते ही गोल्डन हॉर्न बीस पहले से और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है और लुओफेंग स्काई टेयरिंग सीक्रेट मेथड को यूज करता है। गोल्डन हॉर्न बीस के बस एक ही अटैक में वो बंदा काफी बुरी तरह घायल हो जाता है। वो बंदा कहता है कि इसका पावर तो नॉर्मल वर्ल्ड मास्टर लेवल से 100 टाइम ज्यादा बढ़ चुका है, पर फिर भी वो बंदा कई बार उसे किल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो गोल्डन हॉर्न बीस को कुछ भी नहीं कर पाता है। इसलिए वो फ्रस्ट्रेट होकर गुस्से में कहता है कि अगर उसे लुओफेंग को किल करना है तो सबसे पहले उसे गोल्डन हॉर्न बीस को किल करना होगा, वरना लुओफेंग को मारना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल सा है। और अब तो उसके पास टाइम भी काफी कम था, इसलिए वो गुस्से में आकर फौरन ही खुद को एक्सप्लोड कर देता है ताकि उसके साथ साथ लुओफेंग और गोल्डन हॉर्न बीस भी मारा जाए। अब जैसे ही वो बंदा एक्सप्लोड होता है, वहाँ पे बहुत ही पावरफुल सा एक्सप्लोजन होता है, वो सारी चीजों को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। लुओफेंग बताता है जब भी कोई इमोर्टल लेवल का बंदा खुद को डिस्ट्रॉय करता है तो ये किसी सुपरनोवा एक्सप्लोजन से कम नहीं होता है। सुपरनोवा एक्सप्लोजन स्टार के एक्सप्लोजन को ही कहते हैं और इस एक्सप्लोजन से गोल्डन हॉर्न बीस की पूरी बॉडी ही काफी बुरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाती है। इवन के इस एक्सप्लोजन से वहाँ के आसपास के प्लैनेट्स भी डिस्ट्रॉय हो गए थे। साथ ही लॉन्गजू का स्पेस से भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। मतलब कि एक्सप्लोजन अपने आसपास की सारी चीजों को ही अपने चपेट में ले लेता है। अब तो डायलन लुओफेंग के लिए और भी ज्यादा परेशान हो रहा था। वो होप कर रहा था कि उसके मास्टर इस एक्सप्लोजन से सरवाइव कर ले। इस और हम देखते हैं लुओफेंग अपने मूसा क्लैन बॉडी का यूज करते हुए एक्सप्लोजन से बच गया था। अब लुओफेंग बताता है कि लकीली एक्सप्लोजन होने से पहले ही वो अपने मूसा क्लोन बॉडी को इस कॉम्बैट जोन एरिया से बाहर ले गया था और उसका ओरिजिनल कोड
कोर मोसा क्लैन बॉडी के अंदर ही था, जिससे उसका ओरिजिनल कोर बच गया। और जब तक किसी भी ऑर्गेनिज्म का ओरिजिनल कोर डिस्ट्रॉय नहीं होता, उसे मारना, उसका मरना इम्पॉसिबल सा है। और जब तक उसका ओरिजिनल कोर सेफ है, अब वो दोबारा से गोल्डन हॉर्न बीस्ट को हील कर सकता है। पर लुओ फेंग अब भी कंफ्यूज था कि आखिर वो बंदा उसके पीछे हाथ धो के क्यों पड़ गया था। ना तो वो पहले कभी उससे मिला है और ना ही वो उसके बारे में कुछ जानता है। वो बंदा तो इमोर्टल लेवल पे होने के बावजूद उसे मारने के लिए अपने आप को ही डिस्ट्रॉय कर दिया। मुझे जरूर इस बारे में कंपनी को रिपोर्ट करना चाहिए। तभी बबाता वहाँ आती है और लुओ फेंग को मारते हुए कहती है, कंपनी को रिपोर्ट करने से पहले इस बारे में सोचो, आखिर तुम ये सारी चीजें किंग लॉन्जू को कैसे एक्सप्लेन करोगे। तुम क्या बताओगे कि तुमने एक इमोर्टल लेवल के एक्सप्लोजन से खुद को कैसे बचाया। तुम तो सिर्फ रियल मास्टर के 9 लेवल पे हो, तो तुमने एक इमोर्टल लेवल को कैसे डिफीट किया। क्या तुम्हारे पास इसका कोई जवाब है। अगर वो ज्यादा इन्वेस्टिगेट करेंगे तो तुम अपनी सच्चाई छुपा नहीं पाओगे कि तुम्हारे पास गोल्डन हॉर्न बीस्ट है। इसलिए बबाता फौरन ही उसे एक रिंग देती है, जो कि बबाता काफी मुश्किल से उस रिंग को हासिल की थी। और इस रिंग के अंदर एक लिविंग बीइंग भी सरवाइव कर सकता है। तभी वहाँ डायलन आता है, जो कि काफी ज्यादा इमोशनल हो रहा था। और वो जैसे ही लुओ फेंग को सेफ देखता है, वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो चेक करने लगता है कि कहीं मास्टर को कुछ हुआ तो नहीं। अब आगे लुओ फेंग लॉन्गजू को एक्सप्लेन करने लगता है कि कौसर अचानक ही उस पर अटैक किया था और मैं अकेला उसका सामना नहीं कर सकता। इसलिए लकीली मेरे पास एक वर्ल्ड रिंग है, जिसके अंदर मेरा एक सर्वेंट जो कि रियल मास्टर लेवल पे है, उसने मेरी मदद करी। अब ये जानकर लॉन्गजू तो और भी ज्यादा शॉक हो जाता है कि लुओ फेंग तुम्हारे पास इतना पावरफुल ट्रम्प कार्ड है। पर फिर भी लॉन्गजू कंफ्यूज था कि एक रियल मास्टर का बंदा एक इमोर्टल लेवल से कम्पीट कैसे कर सकता है। लुओ फेंग बताता है कि वो कौसर से फाइट के दौरान उसने फायर गॉड सोर्स क्रिस्टल को एक्सप्लोड कर दिया था और ये मैकेनिकल रेस की काफी रेयर टेक्नोलॉजी है। ये क्रिस्टल इतना ज्यादा पावरफुल है कि ये किसी भी ऑर्डिनरी इमोर्टल लेवल के बंदे को उसे खुद से ही डिस्ट्रॉय करने पे मजबूर कर देती है। और उस एक्सप्लोजन से दोनों ही मारे गए और लकीली मैं उस मुसीबत से बच गया। अब ये सारे बहाने सुनकर बबाता तो खुश हो रही थी। इधर लॉन्ग यू अपने मिसमैनेजमेंट के लिए लुओ फेंग से सॉरी कहता है, क्योंकि उसके मिसमैनेजमेंट के कारण ही लुओ फेंग को इतनी बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा। और कंपनसेशन के तौर पे वो लुओ फेंग को 300 यूनिट का इंसेक्टलैंड बॉडीज भी देता है। पर लॉन्ग यू बताता है कि कौसर और उसके 2 ऑफिसर उस एक्सप्लोजन में मारे गए। इससे लुओ फेंग तुम्हें और भी ज्यादा मुसीबत हो सकती है, क्योंकि वो तीनों कैसे मरे इसका हमारे पास कोई भी सबूत नहीं है। और मैं वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के जिस पोजीशन पे हूँ मेरे तरफ से, तो तुम्हारे लिए सारा कुछ क्लियर है। पर वो लॉन्ग स्टार की सारी चीजें 5 मेजर पावर के द्वारा डिसाइड की जाती है और शायद 4 मेजर पावर हमारी साइड ना ले। वो जरूर इस मैटर के बारे में इन्वेस्टिगेट करना चाहेंगे, जिससे तुम्हें और भी मुसीबत हो सकती है। और खास करके एम्परर यानजू, ये एम्परर जायंटेक्स अरेना से बिलोंग करते हैं और अक्सर जायंटेक्स अरेना और हमारे बीच तनाव बना रहता है। और इसका बैकग्राउंड भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये पहले से भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और वो लॉन्ग स्टार प्लैनेट के मैनेजमेंट को लेकर ये एम्परर बहुत ही ज्यादा एक्टिव रहते हैं। ऐसा समझो अभी सबसे ज्यादा वो लॉन्ग स्टार प्लैनेट पे ये बंदा ही डिसीजन लेता है। ये बंदा इस वर्ल्ड में काफी ज्यादा रेयर है। और तभी वह एम्परर यानजू अपने आदमियों के साथ वहाँ आता है। लुओ फेंग उसे रिस्पेक्ट देते हुए झुक जाता है। एम्परर यानजू कहता है, तो तुम ही किंग टू यान के डिसाइपल हो लुओ फेंग, मैंने तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुना है। तभी लॉन्ग यू बताता है, साथ ही ये मेरे वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी का टॉप जीनियस भी है। इस पे किसी एलियन ने अटैक किया था और फॉर्चुनेटली लुओ फेंग उस कैलेमिटी से बच गया। जिस पर यानजू कहता है, हमें सच्चाई तो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही मालूम चलेगा। शायद ऐसा भी हो सकता है कि लुओ फेंग जानबूझकर पहले से ही प्लान बनाया होगा ताकि वो उन तीनों मेंबर को मार सके। अब तो एम्परर यानजू डायरेक्टली लुओ फेंग पे ही सारी चीजें ब्लेम करने लगते हैं। ये सुनकर लॉन्गयू भी शॉक हो जाता है। अब लुओ फेंग को गुस्सा आ रहा था, साथ ही वो अपने मेंटल अटैक से लुओ फेंग को दूर कर देते हैं। पर डायलन अपने स्पिरिचुअल पावर से लुओ फेंग को बचा लेता है। अब डायलन भी एम्परर यानजू पे गुस्सा कर रहा था, पर लॉन्गजू उसे रोकते हुए कहता है, एम्परर यानजू आपको इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। जिस पर एम्परर यानजू कहता है, जरूरत क्यों नहीं है, ये एक्सप्लोजन कोई आम सा एक्सप्लोजन नहीं था। इस एक्सप्लोजन के कारण वो लॉन्ग स्टार के आसपास के करीब 10 मिलियन लिविंग बीइंग मारे गए, काफी सारे प्लैनेट डिस्ट्रॉय हो गए। इस एक्सप्लोजन से हमें काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। अब इस एक्सप्लोजन के पीछे अंदर का हाथ हो या फिर ये सारी चीजें लुओ फेंग के प्लान हो, हमें इसके बारे में
क्लियर इन्वेस्टिगेशन चाहिए। साथ ही वो बताता है कि फर्स्ट बैंक के किंग दा, गैलेक्टिक बैंक के किंग यू और यूनिवर्स मर्सरनी अलायंस के किंग यिंग, ये तीनों लीडर भी मेरे डिसीजन से एग्री कर रहे हैं। वो भी चाहते हैं कि आगे का इन्वेस्टिगेशन हो, बस अब केवल तुम ही बचे हो। किंग लॉन्जू, अब सिर्फ तुम्हारा डिसीजन सुनना बाकी है, आखिर तुम क्या चाहते हो? अब ये सारी बातें सुनकर लुओ फैंग सोचने लगता है कि शायद एम्परर यानजू पहले से ही सारी प्लान करके आया है। वो पहले ही बाकी दूसरे लीडर से इस बारे में बात कर लिया। आखिर ये एम्परर मुझे टारगेट क्यों कर रहा है? और अब मजबूरन किंग लॉन्जू को भी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एग्री करना पड़ता है। इसके बाद एम्परर यानजू लुओ फैंग को अपने पास ले आता है। डायलन उसे रोकने की कोशिश करता है, पर किंग लॉन्जू डायलन को रोक लेता है और कहता है, घबराओ नहीं, लुओ फैंग की प्रोटेक्शन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अब वो एम्परर लुओ फैंग से कुछ पूछता है, क्या तुम्ही ने कोसर और 2 इंटरनल मेंबर को मारा है? अब एम्परर यानजू लुओ फैंग से कहता है, लुओ फैंग, क्या ये बात सच है कि तुम्हारा एक एम्परर लेवल का सर्वेंट कोसर और मेरे 2 इंटरनल मेंबर को मारा है? जिस पर लुओ फैंग कहता है हाँ। तो वो एम्परर लुओ फैंग का गला दबाते हुए कहता है, तो फिर तुमने उस फायर कोड क्रिस्टल को कहाँ से लाया? क्या तुम्हारे पास इसकी कोई प्रूफ है? क्या तुम्हारे पास उसे बाय करने की कोई ट्रांजेक्शन है? इधर लॉन्गजू को गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो लुओ फैंग के साथ मिसबिहेव कर रहा था। इधर लुओ फैंग कहता है, अगर आपको अपने सवालों का जवाब चाहिए तो पहले मुझे छोड़ना होगा। अब लुओ फैंग एम्परर से कहता है, मेरे पास उसकी ट्रांजेक्शन की कोई प्रूफ नहीं है। अब ये सुनकर दोनों ही शॉक हो जाते हैं। एम्परर कहता है, जब तुम्हारे पास उसकी कोई ट्रांजेक्शन प्रूफ नहीं है तो फिर तुमने उस वेपन को कहाँ से लाया? इस पर लुओ फैंग भी उसे लाउडली कहता है कि ट्रेजर पाने के कई सारे तरीके हैं, जरूरी नहीं है कि सभी का ट्रांजेक्शन प्रूफ होना चाहिए। कुछ ट्रेजर हमें एडवेंचर के थ्रू मिल जाते हैं और कुछ ट्रेजर हमें दूसरे रेस से बाय करनी पड़ती है, जिनका पेमेंट सिस्टम अलग ही होता है। मेरे पास ट्रांजेक्शन प्रूफ नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि ये ट्रेजर मेरा नहीं हुआ। जैसे कि मेरे पास ये E9 लेवल की लेजर गन है जिसे मैंने डीमन माउंटेन में हासिल किया था और मेरे पास इसकी भी ट्रांजेक्शन प्रूफ नहीं है, तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि ये लेजर गन मेरा नहीं है। अब ये सुनकर एम्परर तो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो दोबारा से लुओ फैंग से पूछता है, तो फिर ये बताओ, तुम्हारा वो पावरफुल सा सर्वेंट कहाँ से आया? उसकी आइडेंटिटी क्या है? उसकी आइडेंटिटी रिवील करो। अब लुओ फैंग के पास उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं था क्योंकि वो तो डायरेक्टली बहाना बना रहा था। तो ये बातें सुनकर बबाता फौरन ही किसी दूसरे सर्वेंट का बायोडाटा लुओ फैंग को दे देती है और लुओ फैंग उस एम्परर को एक सर्वेंट ताइवू नाम का बायोडाटा शो करता है और बताता है कि इसे मैंने अपने ट्रेनिंग मिशन के दौरान पकड़ा था और इसका भी मेरे पास कोई भी ट्रांजेक्शन प्रूफ नहीं है। तो वो एम्परर कहता है, तुम तो रियल मास्टर लेवल पे हो, तो फिर ये इमोर्टल लेवल का बंदा तुम्हारी बात कैसे मान सकता है? और इवन कि तुम्हारा सर्वेंट जो कि इमोर्टल लेवल पे था वो तुम्हारे लिए खुद को ही डिस्ट्रॉय कैसे कर सकता है? इस पर लुओ फैंग जवाब देता है कि वो सॉल सीक्रेट टेक्निक को मास्टर कर चुका है। अब इस टेक्निक को सुनकर एम्परर भी शॉक हो जाता है क्योंकि ये टेक्निक मेटियोर स्टार प्लैनेट की है। अब हम कुछ समय पहले का सीन देखते हैं जहाँ लुओ फैंग बबाता से बात कर रहा होता है कि अगर मेटियोर स्टार प्लैनेट के बारे में बाहर किसी को पता चल जाए तो उससे क्या कोई दिक्कत होगी। तो बबाता उसे बताती है कि तुम पहले काफी ज्यादा वीक थे और अब तो तुम पावरफुल हो चुके हो, साथ ही तुम्हारा बैकग्राउंड भी अच्छा हो चुका है। अब तो तुम स्पेशल इंस्पेक्टर बन चुके हो, तो अब अगर किसी को मालूम चले कि तुम मेटियोर स्टार प्लैनेट से बिलोंग करते हो तो इससे कोई भी दिक्कत नहीं है। और अब मैं और ज्यादा वेट नहीं कर सकती कि मेटियोर स्टार का डिसाइपल ऐसे ही छुप कर रहे। इधर लुओ फैंग एम्परर को मेटियोर स्टार प्लैनेट के बारे में बताने लगता है कि वो मेटियोर स्टार प्लैनेट का डिसाइपल है, साथ ही उसके पास मेटियोर स्टार प्लैनेट का स्पेसशिप भी है। वो मास्टर ह्यानबो के इनहेरिटेड को एक्सेप्ट कर चुका है। अब वो एम्परर से इस बारे में पूछता है, क्या ये सारी चीजें एविडेंस के तौर पे काफी नहीं है? ये सारी बातें सुनकर एम्परर यानजू काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं और अब लॉन्गजू हंसते हुए कहता है, एम्परर यानजू, आपको तो काफी ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था। पर अब तो यानजू और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, अभी इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हुआ है। और वो अपने मेंटल पावर का यूज करते हुए लुओ फैंग के अंदर की सारी चीजों को देखने की कोशिश करता है और कहता है, तुम निर्दोष हो, इसका पता लगाने का बस एक ही तरीका है और वो है तुम्हारे सोल को देखना। पर जैसे ही वो लुओ फैंग के मेमोरीज में जाने की कोशिश करता है, लुओ फैंग के अंदर सोल सेल प्रोटेक्शन लगे होने के कारण वो लुओ फैंग के मेमोरीज को देख नहीं पाता है। इसलिए एम्परर यानजू लुओ फैंग से कहता है, तुम अपनी सोल प्रोटेक्शन रिलीज करो ताकि मैं तुम्हारी मेमोरीज को देख सकूं। और अब एम्परर काफी ज्यादा मेंटल पावर यूज कर रहे थे जिससे लुओ फैंग को
को बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था। वो एम्परर जबरदस्ती लुओ फेंग के सोल सील को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था ताकि वो उसके मेमोरीज में झांक सके, पर लुओ फेंग उसे ऐसा करने नहीं देता है, क्योंकि अगर वो ऐसा कर लेता तो इस एम्परर को लुओ फेंग के सारे सीक्रेट्स मालूम चल जाते, जैसे कि लुओ फेंग के पास गोल्डन हॉर्न बीस्ट है और कौसर कैसे मरा। इसलिए वो एम्परर के अगेंस्ट मेंटल अटैक करके खुद को बचा लेता है। अब एम्परर को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि तुम रियल मास्टर लेवल पे होने के बावजूद एम्परर लेवल को कम्पीट करने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तभी बीच में लोंगजू आकर एम्परर को समझाने लगता है कि सभी के लाइफ में अपने सीक्रेट्स होते हैं और लुओ फेंग टॉप जीनियस में से एक है। मैं इसकी परमिशन नहीं दे सकता कि तुम किसी के सीक्रेट्स को जानो। अब एम्परर तो और भी ज्यादा गुस्सा कर रहा था। वो लोंगजू को भी डांटते हुए कहता है कि तुम एक मुस्लिम को सपोर्ट कर रहे हो, पर तभी गुस्से में लुओ फेंग कहता है, एम्परर यानजू आप तो लगातार मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं, एक क्वेश्चन मेरा भी है, आखिर वो लॉन्ग स्टार प्लैनेट पे इतना बड़ा मिसमैनेजमेंट कैसे हुआ। मैं इस मिसमैनेजमेंट को लेकर रिपोर्ट करूंगा। मैं अपने मास्टर किंग टू यान को सारी बातें बताऊंगा, जिस पर एम्परर यानजू कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होता तुम यहाँ से जा नहीं सकते, और अब जब तुम अपने सील प्रोटेक्शन को हटाने के लिए मना कर रहे हो तो मैं किसी और को एविडेंस को पाने के लिए भेजूंगा। और एम्परर यानजू जहाँ पे एक्सप्लोजन हुआ था उस और चला जाता है ताकि वो वहाँ से कुछ एविडेंस को कलेक्ट कर सके, और इधर वो जाने से पहले लुओ फेंग को जंजीरों से बांध कर रख देता है और कहता है, किंग लोंजू आप इसका ख्याल रखना, जब तक मैं वापस नहीं आता आप इसको यहाँ से जाने मत देना। अब इधर किंग लोंजू लुओ फेंग से बताते हैं कि जब तक एम्परर यानजू को इसका एविडेंस नहीं मिल जाता कि तुम्हारे सर्वेंट ने कौसर को किल किया है, वो तुम्हें जाने नहीं देंगे। अब तो लुओ फेंग मन ही मन सोच रहा था कि कौसर तो खुद को एक्सप्लोड करके मरा है, अब तो वो फंस चुका है, क्योंकि वो बंदा उस एरिया में एविडेंस को कलेक्ट करने गया है। मुझे तो लगता है कि इस मैटर पे जरूर किसी एलियन का हाथ है और जानबूझकर एम्परर यानजू मुझे ही टारगेट कर रहे हैं। अब ये सारी बातें वो अपने मास्टर किंग टू यान को बता रहा था, जिस पर किंग टू यान उसे बताते हैं ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं तुम्हारा मास्टर हूँ। अब लुओ फेंग पूछता है क्या आप उसे जानते हो। किंग टू यान कहता है सिर्फ जानता ही नहीं, मैं उसे काफी अच्छे से जानता हूँ। एम्परर यानजू बस एक एवरेज सा कल्टीवेटर है, पर उसके फादर काफी ज्यादा पावरफुल हैं। उनके फादर को लॉर्ड ऑफ एरोजन फायर भी कहा जाता है और वो जायंटिक्स अरेना के काफी पियरलेस जीनियस भी हैं। इसी वजह से वो अपने काफी सारे रिसोर्सेज और एफर्ट को अपने बेटे यानी एम्परर यानजू पे इन्वेस्ट किए हैं, पर इतना ज्यादा रिसोर्सेज और मनी मिलने के बावजूद एम्परर यानजू काफी लोगों पे जुल्म किया करता है। साथ ही वो दूसरे ट्रू जीनियस से भी काफी ज्यादा जेलस रहता है। और जब मैं उस टाइम काफी ज्यादा फेमस हो गया था तो उस वक्त एम्परर यानजू मेरे से भी फाइट किया था और वो मेरे से भी हार गया, और उस दिन से वो मेरा दुश्मन बन गया। साथ ही ये बंदा भी शॉर्ट टेम्पर का है, इसी वजह से ये तुम्हें जानबूझ के परेशान कर रहा है, क्योंकि तुम भी एक जीनियस हो और ये जीनियस से काफी ज्यादा नफरत करता है, और दूसरा तुम मेरे स्टूडेंट हो, इसी वजह से ये तुमसे और भी ज्यादा नफरत करता है। अब तो ये मुझे कुछ नहीं कर सकता, इसी वजह से वो सारा गुस्सा तुम पे निकाल रहा है। जिस पर लुओ फेंग कहता है अब मैं समझ गया ये इतना ज्यादा एरोगेंट क्यों है, पर क्या पूरे वुलोंग स्टार में कोई ऐसा नहीं है जो इसे सबक सिखा सके। इस पर किंग टू यान कहते हैं तुम घबराओ नहीं, मैं इसे हैंडल कर लूंगा। दूसरी ओर हम देखते हैं एम्परर यानजू अपने चमचों के साथ वहाँ दोबारा से आ जाता है। साथ ही वो बंदे सीक्रेटली आपस में ही बातें कर रहे थे कि हमें तो लुओ फेंग के बारे में कोई भी एविडेंस नहीं मिला कि उसी ने कौसर का मर्डर किया है, शायद इससे मास्टर काफी ज्यादा डिसअपॉइंट होंगे। पर दूसरा बंदा कहता है हमें तो कोई भी एविडेंस नहीं मिला और इसके लिए हम सभी रिस्पॉन्सिबल हैं, कहीं मास्टर अपना गुस्सा हम पे ना उतार दे। अब एम्परर यानजू के आते ही किंग लोंजू उससे पूछता है तो तुम्हें जरूर फायर गॉड क्रिस्टल के कुछ एविडेंस मिल गए होंगे। इस पर एम्परर यानजू कहता है हमें वहाँ से तो कोई सही सा ट्रेस नहीं मिला, पर हमें कुछ फ्रेगरेंस जरूर मिले हैं, जिससे ये मालूम चलता है कि कौसर पे पीछे से अटैक किया गया था, और ये प्रूव है कि कौसर को पीछे से मारा गया है। लुओ फेंग तुम्हें इसे अच्छे से एक्सप्लेन
करो। इस पर लुओ फेंग कहता है मैंने उस पे पीछे से बिल्कुल भी अटैक नहीं किया था। तो एम्पर कहता है अगर तुम सच सच नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें फर्स्ट स्टार डोमेन के प्रिजन में ले जाऊंगा और वो प्रिजन ह्यूमन रियल्म के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। तभी वहाँ किंग टू यान अपेयर होते हैं जिसे देखकर एम्पर यानजू बिल्कुल ही शॉक हो जाता है। वो घबराते हुए पीछे हटता है। अब किंग टू यान उससे कहते हैं हम तो काफी लंबे समय बाद मिल रहे हैं पर अब भी तुम्हारा चेहरा बिल्कुल ही पहले जैसा ही है। इस बात को सुनकर किंग लोंगजू के कुछ सर्वेंट हंसने लगते हैं। इधर किंग टू यान कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मेरे कंपनी मेंबर को बिना किसी रीजन के ही डिटेन कर रहे हो और तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि तुम सही हो। इस पर एम्पर यानजू कहता है तुम्हारा डिसाइपल वुलोंग स्टार प्लैनेट के एक मेंबर को किल किया है और इसे फर्स्ट स्टार डोमेन के प्रिजन में कैदी बनना होगा। लेकिन किंग टू यान उसे कहते हैं इसे छोड़ दो। तो ये सुनकर एम्पर यानजू लुओ फेंग से कहता है तो अब तुम खुद को बचाने के लिए अपने टीचर की हेल्प लेना चाहते हो। यानजू कहता है अफसोस तुम काफी लेट हो गए। तो मास्टर टू यान कहते हैं ये कोई रिक्वेस्ट नहीं है बल्कि ये ऊपर से ऑर्डर है। साथ ही वो उसे ऑफिशियल ऑर्डर भी दिखाते हैं और ये ऑर्डर एलर यूमो की तरफ से था। किंग टू यान कहते हैं एलर यूमो तुम्हारे फादर से भी काफी ज्यादा पावरफुल है तो इसमें तुम्हारे फादर भी हेल्प नहीं कर पाएंगे और आखिर बार तुमने मुझे मारने की साजिश की थी और नतीजा तुम्हारे फादर को कैदी बना लिया गया। अब दोबारा से अपनी पुरानी यादों को सुनकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो डायरेक्टली कहता है तुम और तुम्हारे डिसाइपल दोनों ही काफी ज्यादा एरोगेंट हो पर अभी ये मैटर खत्म नहीं हुआ है और मजबूरन उसे लुओ फेंग को रिलीज करना पड़ता है। अब एम्परर यानजू गुस्से में वहाँ से जाते हुए एक प्लेनेट को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं और याद करने लगते हैं और अपने पास को याद करते हुए बताता है कि उस वक्त मेरे फादर तुम्हें मारने के लिए तैयार नहीं थे और उस वक्त मुझे 9 स्टार डोमेन में कैदी बना लिया गया। मैं इसे कभी भी भूल नहीं सकता और मैं इसका बदला जरूर चुकाऊंगा। तभी वो विनिन नाम का एक बंदा बुलाता है और उसे कहता है तुम फौरन ही अर्थ जाओ और इस इमोर्टल क्रिस्टल को वहाँ पे छुपा दो। लुओ फेंग को फाइनली 100 इंसेक्ट बॉडीज मिल जाती है और सप्लायर उसे एक्स्ट्रा 300 इंसेक्ट बॉडीज देता है एज अ कॉम्पनसेशन। सप्लायर बताता है कि इनकी क्वालिटी पहले जैसी नहीं है पर ज्यादा क्वांटिटी होने के कारण शायद ये तुम्हारे काम आ जाए। लुओ फेंग दोनों स्पेस रिंग को अपने पास रख लेता है और इसे थैंक्स बोलता है। लुओ फेंग टेलीपैथी से पूछता है कि उस पर अटैक करने वाले काइजर के बारे में कुछ मालूम चला। सप्लायर बताता है कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है और काइजन का लिंक लेनहाई डोमेन से है जो कि ताइजिन कॉस्मिक किंगडम का पार्ट है। बाद में सप्लायर सजेस्ट करता है कि लुओ फेंग उसके साथ ट्रैश डोमेन चले ताकि वो कुछ ट्रेजर ढूंढ सके। लुओ फेंग उनके 2 गार्ड के साथ निकल पड़ता है। साथ ही वो अपने इंटरनल वर्ल्ड में अलीना को इंसेक्ट बॉडीज देता है और कहता है कि काम शुरू कर दो। अलीना खुश हो जाती है और बताती है कि वो रोज 10 वर्ल्ड मास्टर लेवल के गार्ड को बना सकती है। लुओ फेंग सोचता है इसमें तो 300 साल लग जाएंगे पर मुझे ट्रेनिंग भी करनी है। प्रोसेस शुरू होता है और पहला इंसेक्ट गार्ड एक टाइगर बीटल बनता है। तभी लुओ फेंग को कुछ अजीब सा फील होता है। उसके बॉडी में कुछ हलचल सा हो रहा था। उसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का एहसास होता है। गार्ड को वो हटाकर अकेले ही आगे बढ़ने लगता है। स्पिरिचुअल एनर्जी आसपास स्कैन करता है। तभी एक ब्लैक लिक्विड नजर आती है जो कि उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था। लुओ फेंग क्लाउड रिटर्न आर्मर से अपने आप को प्रोटेक्ट करता है लेकिन वो ब्लैक लिक्विड वेपन में बदलकर आर्मर को काटने लगती है। लुओ फेंग रियलाइज करता है कि ये कोई लिविंग मटेरियल है जो कि उसके बॉडी में आना चाहती है। वो सोचता है क्या ये ब्लड क्रिस्टल सूजन वाले मेटल से कोई कनेक्शन है। बबाता बताती है कि शायद ये एक एंशिएंट लिक्विड है जो कि आर्मर बनने के लिए तुमसे ज्वाइन होना चाहती है। लुओ फेंग फौरन ही अपना कोर निकाल कर मूसा क्लैन वाली बॉडी में ट्रांसफर कर देता है और उसे स्पेस रिंग में स्टोर कर देता है ताकि वो सेफ रहे। जब वो आर्मर हटाता है ब्लैक लिक्विड डायरेक्टली उसके बॉडी में चली जाती है और धीरे धीरे एक पावरफुल आर्मर में बदल जाती है। लुओ फेंग फील करता है कि इसकी सिर्फ एक बूंद ही वर्ल्ड मास्टर लेवल 9 स्टेज जितनी पावर होल्ड करती है। उसे हेवी प्रेशर महसूस होता है। उसके बाद लुओ फेंग कुछ दिनों तक और ब्लैक लिक्विड कलेक्ट करता है। टोटल उसे 232 ड्रॉप्स मिले थे और काफी सारे रेयर वेपन भी जैसे कि स्ट्रॉन्ग सिल्वर मेटल। जब वो दोनों कंबाइन होता है तो एक पावरफुल आर्मर बन जाता है जो कि येंसन क्लैन का वॉरियर आर्मर है। फिर लुओ फेंग बोलता है ये एक बेसिक लेवल का आर्मर है पर ये काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा है। जैसे वो आर्मर पहनता है उसे पेन फील हो रहा था लेकिन वो पेन उसे मोटिवेट करता है। आगे वो मेडिटेशन करते हुए अपने इंटरनल वर्ल्ड में आता है। बबाता उसे बताती है कि अब उसका पावर दुनिया के टॉप 19 वर्ल्ड मास्टर कल्टिवेटर के बराबर हो गई है। अपनी पावर टेस्ट करने के लिए वो एक प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर देता है। बबाता कहती है तुम काफी अमेजिंग बन गए हो। ये आर्मर तुम्हें अल्टीमेट स्टेज तक ले जा सकती है बस
तुम्हें इसकी फुल पावर हैंडल करना सीखना होगा। लुओ फेंग सोचता है मुझे नहीं पता यह आर्मर इतना पावरफुल होगा, पर मेरी बॉडी अभी इसके लिए रेडी नहीं है। आगे सप्लायर वहाँ आता है और बताता है कि काइजर के मर्डर केस में उसे कुछ क्लू मिले हैं। काइजर के लिंक ताइजन यूनिवर्स के बोमो प्लेनेट से थे, पर जब वो वहाँ इन्वेस्टिगेट कर रहे थे तो उनका कनेक्शन कट गया और बोमो प्लेनेट तबाह हो गया, जिसमें 22 बिलियन लोग मारे गए। पर एक सिग्नल से उन्हें मालूम चला कि उस सिग्नल में जानवर कॉस्मिक के मिंग्यो एम्पायर का जिक्र था। लुओ फेंग ये इन्फॉर्मेशन वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी को देता है और क्यानवो यूनिवर्स की तरफ चला जाता है। रास्ते में कंपनी का मेल आता है कि उन्होंने इस इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई कर लिया है और अब लुओ फेंग चाहे तो मिंग्यो एम्पायर के रूलर याओही पे अटैक कर सकता है, क्योंकि वो बंदा इंसेक्ट क्लैन के इन्फ्लुएंस में है। बवाता वार्न करती है कि इस इन्फॉर्मेशन के बाद तुम पे अटैक और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं, पर लुओ फेंग कहता है वो इंसेक्ट क्लैन को पूरी तरह से खत्म कर देगा। क्यानवो यूनिवर्स में क्यानवो किंगडम की सिक्योरिटी हेड अपनी टीम के साथ मिलती है, क्योंकि लुओ फेंग ने गोल्डन हॉर्न क्लैन का इशू सॉल्व किया था और अब वो मिंग्यो एम्पायर पे अटैक करके उसकी हेल्प करने के लिए रेडी है। गोल्डन हॉर्न क्लैन का एल्डर भी अपनी फाइटिंग टीम के साथ ज्वाइन करता है। लुओ फेंग प्लान बताता है कि वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी ने मिंग्यो एम्पायर का कम्युनिकेशन नेटवर्क काट दिए हैं और वो हर मूव को मॉनिटर करेगी। मिशन है याओही की फैमिली 1.2 बिलियन लोग जो कि इंसेक्ट क्लैन के इन्फ्लुएंस में हैं, उन्हें खत्म करना, क्योंकि ये सारे ही इंसेक्ट क्लैन के पपेट बन चुके हैं। लुओ फेंग सिक्योरिटी हेड और गोल्डन हॉर्न क्लैन की टीम मिंग्यो एम्पायर के मिलिट्री बेसिस को तबाह करना शुरू कर देते हैं। उस प्लेनेट के मिलिट्री बेस को सिक्योरिटी टीम लेजर से उड़ा देती है, पर सिविलियंस को बचाते हुए मिंग्यो एम्पायर के मेन प्लेनेट पे लुओ फेंग एक टीम को सपोर्ट करने के लिए रखता है और गोल्डन हॉर्न की टीम को इंपेरियल पैलेस पे अटैक करने के लिए भेजता है, जहाँ याओही स्पीच देने वाला था। पैलेस में याओही को सब ग्रेट करते हैं, पर एक आवाज आती है। गोल्डन हॉर्न क्लैन का एल्डर कहता है कि वो एक कीड़े को ग्रेट कर रहे हैं। इसे प्रेशर बढ़ता है और याओही गुस्से में बाहर आता है। एल्डर जो कि अनडाइंग लेवल का है याओही पे अटैक करता है, जिससे बड़ा धमाका होता है और पूरा पैलेस ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। साथ ही वहाँ के आसपास के लोग भी मारे जाते हैं। इधर सिक्योरिटी हेड रिपोर्ट देती है कि मिंग्यो एम्पायर के सारे मिलिट्री बेसिस खत्म हो गए हैं और याओही की फैमिली 680 मिलियन लोग मारे जा चुके हैं। एलर कहता है कि याओही शायद मर गया, पर तभी इंसेक्ट क्लैन का टेंटिकल निकलता है और याओही दोबारा से रीजनरेट हो जाता है। बवाता बताती है कि अनडाइंग लेवल के कल्टीवेटर को मारना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि वो एक सेल से भी रीजनरेट हो सकते हैं। याओही टीम पे अटैक करता है, पर एल्डर उसे बार बार मार रहा था। याओही इंसेक्ट क्लैन की सोल टेक्निक से टीम को परेशान करता है, पर एल्डर को कुछ नहीं होता और वो फिर से याओही पे अटैक करते हैं। गोल्डन हॉर्न क्लैन का एल्डर याओही पे अटैक करता है, पर याओही ब्लैक टेंटिकल प्लांट की मदद से बार बार रीजनरेट हो रहा था और भागने की कोशिश करता है, पर वो टीम उसे चारों तरफ से घेर लेती है और पीट पीट के मारने लगती है। याओही गुस्से में कहता है अगर मुझे मारना है तो तुम सब भी मेरे साथ मरोगे। वो खुद को एक्सप्लोड कर देता है, पर टीम एक बैरियर बना लेती है जिससे प्लैनेट के इनोसेंट लोगों को कुछ नहीं होता। बैरियर टूटने लगता है तो एल्डर स्पेस में क्रैक बनाकर एक्सप्लोजन को एम्प्टी स्पेस में भेज देता है, जिससे बाकी सबकी जान बच जाती है। एल्डर टीममेट से कहते हैं कि लुओ फेंग ने इनोसेंट लोगों की सेफ्टी के लिए पहले से ही प्लान बनाया था। एल्डर बोलता है हमने सही बंदे को इंस्पेक्टर चुना है। एल्डर लुओ फेंग को कॉल करके बताता है कि याओ ही मर गया और इनोसेंट लोग भी सेफ हैं। लुओ फेंग खुश होकर कहता है कि अब प्लेनेट पे छुपे इंसेक्ट क्लैन के मेंबर को भी खत्म करना है। सोल्जर प्लेनेट पे उतरते हैं और सिक्योरिटी हेड स्पेसशिप का ध्यान रखती है। ऑफिसर लोगों को स्कैन करते हैं जो कि जानवर किंगडम के सिक्योरिटी फोर्स हैं। वो सिर्फ इंसेक्ट क्लैन के गद्दारों को ढूंढ रहे हैं। सोल स्कैनिंग से वो इंसेक्ट क्लैन के मेंबर को आइडेंटिफाई करके मार देते हैं और इनोसेंट लोगों को सच बताते हैं। लुओ फेंग प्लेनेट पे आता है और बोलता है कि याओ ही इंसेक्ट क्लैन का पपेट था, इसलिए उसे मारना पड़ा। वो लोगों को अश्योर करता है कि उन्हें कुछ नहीं होगा और वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी प्लेनेट को ठीक करने में हेल्प करेगी। ऑफिसर बीमार लोगों की मदद भी कर रहे थे। तभी एक डरावना प्रेशर फील होता है। गोल्डन हॉर्न क्लैन का लीडर अपनी स्पेशल आई से स्कैन करता है तो वो देखता है स्पेस में एक क्रैक से इंसेक्ट क्लैन की मेन स्पेस शिप जिसमें इंसेक्ट क्वीन है बाहर आती है। लुओ फेंग कहता है कि इंसेक्ट क्लैन की क्वीन ह्यूमन टेरिटरी में आ गई है। आसमान पर्पल हो जाता है क्योंकि इंसेक्ट क्लैन अपनी पूरी पर्पल एनर्जी कंबाइन कर रहे थे। डायलन बोलता है कि बहुत सारे इंसेक्ट सोल्जर हैं। सिक्योरिटी हेड कॉल करके कहती है कि जल्दी से प्लेनेट छोड़ दो। लुओ फेंग सभी को स्पेस शिप में जाने को बोलता है क्योंकि पर्पल एनर्जी प्लेनेट की तरफ आ रही थी। वो अपने स्पेसशिप रिंग में कई इनोसेंट लोगों को सेव कर लेता है, पर जैसे वो प्लेनेट छोड़ता है पर्पल एनर्जी से वो प्लेनेट तबाह हो जाता है। लुओ फेंग सभी को मैक्सिमम स्पीड में
ऑन करने को कहता है क्योंकि एक्सप्लोजन की वजह से वो लोग पीछे जा रहे थे। सिक्योरिटी हेड एक बैरियर बनाती है पर वो भी एक्सप्लोजन में फंसने वाली थी, तो लुओ फेंग उसे अपने स्पेसशिप में खींच लेता है। सब आगे बढ़ने लगते हैं पर बबाता कहती है कि टाइम काफी कम है और स्पीड नहीं बढ़ा सकते। कम स्पीड की वजह से पीछे की कुछ शिप तबाह हो जाती है और कई ऑफिसर मर जाते हैं। लुओ फेंग कहता है कि सब अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से स्पेसशिप को धक्का दो, इससे स्पीड बढ़ती है और इंसेक्ट क्लैन का अटैक 2 शिप को तबाह कर देता है और शिप भी खत्म होने लगती है, जिससे लुओ फेंग की टेंशन बढ़ जाती है। फिर वो रिक्वायर्ड स्पीड लिमिट तक पहुंच जाते हैं और आगे निकल जाते हैं। एल्डर लुओ फेंग को उसके डिसीजन के लिए थैंक यू बोलता है। बबाता बताती है कि इंसेक्ट क्लैन की स्पेसशिप उनका पीछा कर रही है। सिक्योरिटी हेड सुपर लाइट स्पीड एक्टिवेट करने को कहती है पर एल्डर बोलता है ये डार्क यूनिवर्स है, यहाँ बड़ी स्पेसशिप इतनी स्पीड अचीव नहीं कर सकती। इंसेक्ट क्लैन की स्पेसशिप जल्दी पास आ जाएगी। एल्डर लुओ फेंग से कहता है कि सब उसके इनर वर्ल्ड में चले जाएं क्योंकि वो छोटी होने से ज्यादा स्पीड और अटैक से बच सकता है। लुओ फेंग मान जाता है। इंसेक्ट क्लैन अटैक तैयार करते हैं पर एल्डर सभी स्पेसशिप को अपने इनर वर्ल्ड में ले आता है और अटैक से बचकर लाइट स्पीड पे भागता है। इंसेक्ट क्लैन की स्पेसशिप भी स्पीड बढ़ाती है और पास आ जाती है। इंसेक्ट एल्डर पे अटैक करते हैं पर वो स्पेस ट्रैवल का एक्सपर्ट होने से बच जाते हैं। इंसेक्ट क्वीन अपनी आर्मी को सिग्नल देती है कि वो अटैक रोक के बैरियर बनाते हैं। सिक्योरिटी हेड कहती है कि इस बैरियर से वॉरियर की स्पीड कम हो जाती है, जिससे एल्डर खतरे में पड़ सकता है। इंसेक्ट एल्डर को स्पेस लॉक में फंसा देते हैं। एल्डर लॉक तोड़ने की कोशिश करता है पर वो इंसेक्ट उसे मजबूत कर देते हैं, जिससे एल्डर की स्पीड कम हो जाती है। इंसेक्ट दूसरा अटैक करने के लिए तैयार करते हैं पर एल्डर सही टाइम पे बैरियर तोड़ देता है, पर वो बैरियर दोबारा से जुड़ने लगते हैं तो एल्डर लुओ फेंग और शिप को बाहर भेज देता है और खुद इंसेक्ट क्लैन के अटैक को रोकने के लिए अपने डोमेन ओपन करता है। बबाता कहती है एल्डर खुद को एक्सप्लोड करने वाला है। अटैक और डोमेन टकराते ही वहाँ पे एक्सप्लोजन निकलती है पर लुओ फेंग देखता है कि एल्डर अब भी जिंदा है क्योंकि उनके सामने एक बैरियर बन गया था। तभी मास्टर जानजियो और कुछ लोग आते हैं जो कि अपनी तलवार से एक बार में ही एल्डर को घेरे उन इंसेक्ट को मार देते हैं। इंसेक्ट क्वीन के स्पेसशिप के सामने मास्टर जानजियो 9 स्वॉर्ड आर्मी के साथ पहुंच जाते हैं। ये देखकर बबाता लुओ फेंग से कहती है कि इस आर्मी में सारे कल्टिवेटर्स अनडाइंग लेवल के किंग स्टेज पे हैं। इधर मास्टर जियान अपनी आर्मी के साथ स्पेसशिप की तरफ आगे बढ़ रहे थे। ये देखकर इंसेक्ट क्वीन अपने मेंबर को उन पे अटैक करने का ऑर्डर देती है, लेकिन मास्टर जियान एक बड़ा सा बैरियर बनाकर सारे इंसेक्ट को एक बार में ही रोक लेते हैं। फिर उनकी आर्मी स्वॉर्ड और लेजर वेपन से उन इंसेक्ट को एक एक करके मारने लगते हैं। ये देखकर इंसेक्ट क्वीन जल्दी से एक पोर्टल बनाकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन मास्टर जियान उस पोर्टल पे एक स्वॉर्ड बैरियर बना देते हैं। इंसेक्ट क्वीन अपनी आर्मी से उस बैरियर को तोड़ने का ऑर्डर देती है। सारे इंसेक्ट बैरियर के पास पहुंचकर उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी मास्टर जियान एक बड़ी सी तलवार बनाते हुए उस शिप को 2 हिस्सों में बांट देते हैं। इधर बाकी इंसेक्ट मास्टर जियान की आर्मी से लड़ रहे थे। तभी इंसेक्ट क्वीन अपने इंसेक्ट को बैरियर के पास एक्सप्लोड होने का ऑर्डर देती है, जिसकी वजह से बैरियर टूट जाता है और इंसेक्ट क्वीन अपनी स्पेसशिप लेकर वहाँ से भाग जाती है। इससे मास्टर जियान का स्वॉर्ड अटैक फेल हो जाता है, लेकिन उस अटैक का पावर इतना ज्यादा था कि आसपास के काफी सारे प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो गए थे। मास्टर जियान अपनी आर्मी से कहते हैं कि 2 स्क्वाड में बढ़ जाओ। स्क्वाड 1 मेरे साथ उस जगह को प्रोटेक्ट करेगी जहाँ से इंसेक्ट क्वीन ह्यूमन टेरिटरी में आई है और स्क्वाड 2 बाकी बचे इंसेक्ट को खत्म करेगी। इसके बाद मास्टर जियान अपनी आर्मी के साथ वहाँ से चले जाते हैं। इधर लुओ फेंग उस डिफेंस हेड से पूछता है कि इस अटैक में हमारे कितने लोग मारे गए। डिफेंस हेड उदास होते हुए बताती है कि इस अटैक में 30 इंटरस्टेलर शिप शामिल हुए थे जिनको काफी ज्यादा नुकसान हुआ। छोटी स्पेसशिप तो पूरी तरह से तबाह हो गई और बड़ी स्पेसशिप में भी आधों का नामो निशान तक मौजूद नहीं है। पर फिर वो बताती है कि इंसेक्ट क्वीन ने इंपीरियल पैलेस वाले प्लेनेट को भी बर्बाद कर दिया, जिसकी वजह से वहाँ के सारे सोल्जर मारे गए। पर वो सोल्जर वहाँ से निकलने की कोशिश में थे, उनमें से बहुत ही कम बचे हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि उन्होंने अपना मिशन पूरा किया। फिर वो लुओ फेंग से कहती है कि मास्टर जियान की आर्मी ने पता लगाया था कि इंसेक्ट क्वीन के ह्यूमन वर्ल्ड में आने में किसी ने हेल्प की थी और वो लोग अभी उसका पता लगा रहे हैं। तभी गोल्डन हॉर्न क्लैन का एल्डर बोलता है कि इंसेक्ट क्वीन अपने काफी सारे इंसेक्ट के साथ आई थी, जिसमें से काफी सारे मारे गए और उसने अपना एक अनडाइंग लेवल का स्पाई भी खो दिया। तभी डिफेंस हेड को एक मैसेज आता है जिसे पढ़कर वो लुओ फेंग से कहती है कि मास्टर जियान की आर्मी कुछ लोगों से पूछताछ की है और उन्हें पता चला है कि वो लोग अर्थ पे अटैक करने की तैयारी कर रहे हैं। ये सुनकर गोल्डन हॉर्न क्लैन का एल्डर बोलता है उम्मीद है जल्द एक गद्दार पकड़ा जाएगा और उसे सजा मिलेगी, लेकिन अगर इंसेक्ट क्लैन के क्वीन ने लुओ फेंग के प्लेनेट को अपना
अपना होस्टेज बना लिया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। इस पे लुओ फेंग कहता है कि मेरे प्लेनेट पे स्पाइस का आना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वहाँ की सिक्योरिटी काफी ज्यादा टाइट है और काफी सारे लोग उस प्लेनेट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तभी पता चलता है याही ने जो अर्थ पे छुपाने के लिए स्पेसशिप भेजी थी उसके बारे में सूजिन को मालूम चल गया था। एल्डर लुओ फेंग से कहता है कि मुझे लगता है इंसेक्ट क्वीन जल्द ही समझ जाएगी कि अब वो अर्थ पे अटैक नहीं कर सकती। फिर लुओ फेंग उस एल्डर और डिफेंस हेड को याही को मारने में हेल्प करने के लिए थैंक यू बोलता है। इसके बाद वो दोनों अपने लोगों के साथ वहाँ से चले जाते हैं। लुओ फेंग बोलता है कि इस लड़ाई में काफी पावरफुल लोगों ने पार्टिसिपेट किया जिनकी सोकिंग पावर देखने का उसे मौका मिला। अगर ऐसे लोग अर्थ को टारगेट बनाएंगे तो पता नहीं क्या होगा। तभी लुओ फेंग को एक वीडियो कॉल आती है जो कि एक अनडाइंग लेवल कल्टीवेटर की थी। वो उसे वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी में बुला रहा था। लुओ फेंग कॉल देखकर घबरा जाता है और सोचता है कि ये सीनियर जायंटिक्स अरेना से है तो इसकी पावर अनडाइंग लेवल फायर स्टेज कल्टीवेटर से भी ज्यादा होगी, पर इतना ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर मुझे कॉल क्यों कर रहा है। लुओ फेंग घबराते हुए कॉल उठाता है और तुरंत ही वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी में पहुंच जाता है। वहाँ वो बोलता है कि ये सिर्फ एक वीडियो कॉल थी पर इसने मुझे वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी में खींच लिया। तभी वो कल्टीवेटर स्टेचू के रूप में वहाँ आता है और लुओ फेंग से पूछता है क्या तुम मिल्की वे गैलेक्सी के ऑनर हो। लुओ फेंग हाँ कहता है तो वो कल्टीवेटर कहता है कि वो गैलेक्सी मेरे नाम कर दो, तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा। लुओ फेंग मन में सोचता है कि मिल्की वे गैलेक्सी यूनिवर्स में इतना स्पेशल भी नहीं है तो ये इसका क्या करेंगे, पर मैं इनको मना भी नहीं कर सकता क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और अगर इनको गुस्सा आ गया तो ये जबरदस्ती गैलेक्सी को छीन सकते हैं। लुओ फेंग कल्टीवेटर से कहता है कि मैं तुम्हें मिल्की वे गैलेक्सी के सारे प्लेनेट देने के लिए तैयार हूँ सिवाय अर्थ के। कल्टीवेटर कहता है कि मेरा ऑफर उल्टा है, मुझे सिर्फ अर्थ चाहिए, बाकी प्लेनेट तुम रख सकते हो। कल्टीवेटर लुओ फेंग को घुटनों पे ले आता है। लुओ फेंग कहता है कि हमें अर्थ को बचाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करी है, मैं उसे ऐसा नहीं खो सकता। ये सुनकर कल्टीवेटर गुस्से में लुओ फेंग के स्पाइन की हड्डी तोड़ देता है और वर्चुअल यूनिवर्स में होने के बावजूद लुओ फेंग को रियल वर्ल्ड जैसा फील हो रहा था। उसके मुंह से ब्लड निकलने लगता है। फिर लुओ फेंग बोलता है कि मैं अर्थ नहीं दे सकता। कल्टीवेटर उसे नीचे गिरा देता है और कहता है तुम बहुत बहादुर हो, ये मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, इसलिए मैं तुम्हारी जान बख्श देता हूँ, पर तुम्हें मुझे अर्थ पे एक जमीन का टुकड़ा देना होगा तभी मुझे शांति मिलेगी। आगे हम देखते हैं लुओ फेंग वर्चुअल यूनिवर्स से बाहर आता है और बताता है कि मैंने उस कल्टीवेटर को अर्थ पे एक आइलैंड दिया है और उसे मना लिया, पर मुझे डाउट है अगर उस कल्टीवेटर को अर्थ पे कुछ स्पेशल मिल गया तो बाकी सारे कल्टीवेटर भी अर्थ को लालच भरी नजरों से देखेंगे। इधर किंग येनजू अपनी टीम के साथ अर्थ पे आ जाता है। उसका एक टीम मेंबर कहता है कि अर्थ का एक बैकवर्ड प्लेनेट है इसलिए मैंने यहाँ पे जीपीएस लगा दिया था ताकि हमें आसपास एक्सप्लोर करने में दिक्कत ना हो। वो मेंबर किंग येनजू से पूछता है कि अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। आगे हम लुओ फेंग के घर पे देखते हैं जहाँ उसके दोनों बेटे फाइट करके प्रैक्टिस कर रहे थे। उसके फादर गेम खेल रहे थे और सूजिन और लुओ फेंग का भाई कंपनी में काम कर रहे थे, बाकी लोग गार्डन में थे। तभी किंग येनजू अपनी टीम के साथ वहाँ आ जाता है और सभी को अपने स्पिरिचुअल पावर से खींच कर पकड़ लेता है। सूजिन किंग येनजू से कहती है ये लुओ फेंग का घर है जो कि वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी का कोर मेंबर है, क्या मैं जान सकती हूँ तुमने अपने आने की खबर लुओ फेंग को दी है। किंग येनजू कहता है कि मैं जल्द ही लुओ फेंग को बता दूंगा कि ये जगह उसके हाथ से जाने वाली है। इधर लुओ फेंग के स्पेसशिप में किंग येनजू वीडियो कॉल करता है और उसकी फैमिली को दिखाते हुए कहता है कि जल्दी से अर्थ पे आ जाओ क्योंकि मुझे ये खरीदनी है। ये सुनकर लुओ फेंग गुस्से में फुल स्पीड के साथ अर्थ की तरफ जाता है और सोचता है कि ये भी उस कल्टीवेटर की तरह अर्थ को टारगेट कर रहा है। तभी डायलेन लुओ फेंग से कहता है कि हो सकता है कि उन्हें अर्थ पे कुछ मिला हो जिसकी वजह से वो तलाश में है, पर चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखूंगा। आगे लुओ फेंग डायलेन के साथ अर्थ पे पहुंच जाता है और देखता है किंग येनजू एक सिंहासन पे बैठा है और उसे अपनी स्पिरिचुअल पावर से लुओ फेंग की फैमिली को कैद कर रखा है। ये देखकर लुओ फेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, पर डायलेन टेलीपैथी के थ्रू कहता है कि यहाँ किंग येनजू समेत 6 अनडाइंग लेवल के किंग स्टेज के कल्टीवेटर हैं और ये सब जायंटिक्स अरेना से हैं, इसलिए अपना गुस्सा कंट्रोल करो। लुओ फेंग मान जाता है और किंग येनजू से पूछता है कि आपका यहाँ आने का क्या रीजन है। किंग येनजू कहता है कि मैंने तुम्हें रीजन बता दिया है, मुझे मिल्की वे गैलेक्सी खरीदनी है, तुम मुझे अपना प्राइस बता दो ताकि हम जल्दी से डील कर ले। लुओ फेंग कहता है कि तुमने मेरी फैमिली को किडनैप किया है और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ डील करूं। अभी मैं वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी को इसके बारे में इन्फॉर्म करता हूं और जायंटिक्स अरेना से इस मैटर पे बात करने को कहूंगा। तभी किंग येनजू लुओ फेंग की फैमिली को छोड़ देता है। लुओ फेंग अपनी फैमिली को अपने पास खींचकर उन्हें अपने स्पेस रिंग में डाल देता है ताकि वो सेफ रहे। किंग येनजू कहता है लगता है तुम्हें अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा प्यार है, अब हम टाइम वेस्ट नहीं करके डील कर सकते
जाते हैं। लुओफेंग चेयर पे बैठकर कहता है कि अर्थ मेरा घर है, पर किंग येनजू उसे रोक देता है और कहता है मैं तुम्हें 1 बिलियन हुन युआन कॉइन दूंगा। ये सुनकर बबाता शॉक होते हुए कहती है कि इतना पैसा तो एक अनडाइंग लेवल कल्टीवेटर की पूरी लाइफ की वेल्थ होती है। मिल्की वे गैलेक्सी में ऐसा क्या है जो ये इतनी ज्यादा प्राइस दे रहा है। लुओफेंग किंग येनजू से कहता है कि मैं अपना घर नहीं बेचूंगा। किंग येनजू हंसते हुए कहता है ठीक है, मैं अपना प्राइस बढ़ाता हूँ, अब मैं 10 बिलियन हुन युआन कॉइन दूंगा। ये सुनकर लुओफेंग और बबाता दोनों शॉक हो जाते हैं। लुओफेंग सोचता है कि अगर किंग येनजू इतना ज्यादा पैसा ऑफर कर रहा है तो जरूर इसके पीछे कोई पावरफुल कल्टीवेटर होगा। अगर मैंने इसका ऑफर मना किया तो मेरा पंगा उस कल्टीवेटर से हो जाएगा। फिर वे लुओफेंग इस ऑफर को मना कर देता है। ये सुनकर किंग येनजू लुओफेंग को लात मारता है और अपने स्पिरिचुअल पावर से पकड़ लेता है। डायलन को भी किंग येनजू के कुछ साथी ने रोक लिया था। किंग येनजू लुओफेंग को घुटनों पे ले आता है और कहता है कि लगता है अब मुझे फोर्स करना पड़ेगा। वो अर्थ के सभी लोगों को अपने स्पेस रिंग में ले आता है और लुओफेंग से कहता है मैं तुम्हें 2 ऑप्शन देता हूँ, या तो अर्थ मुझे दे दो और 10 बिलियन हुन युआन कॉइन लेकर तुम सभी अर्थवासियों को बचा लो, या फिर मैं ये स्पेस रिंग तोड़ देता हूँ जिसकी वजह से सब एक बार में मारे जाएंगे। ये सुनकर लुओफेंग को गुस्सा आता है। किंग येनजू लुओफेंग से आंसर मांगता है। लुओफेंग कहता है कि तुम अर्थ के लोगों का फायदा नहीं उठा सकते। ये सुनकर किंग येनजू लुओफेंग का सर पकड़ के उसे फोड़ने लगता है, पर तभी किंग जेनयान वहाँ आ जाते हैं और लुओफेंग और डायलन को बचा के अपने पास खींच लेते हैं। साथ ही वो किंग येनजू से उसके स्पेस रिंग भी ले लेते हैं। अब किंग येनजू गुस्से में सीनियर यान से कहता है कि क्या तुम्हारे पास लुओफेंग को बचाने के अलावा कोई और काम नहीं है। सीनियर यान कहते हैं कि तुम अब भी पहले की तरह घमंडी हो, लगता है तुम्हें फिर से पीटना होगा। किंग येनजू सीनियर यान को अपने साथियों के साथ अटैक करने की धमकी देता है। सीनियर यान कहते हैं कि तुम जैसे बच्चे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये सुनकर किंग येनजू गुस्सा हो जाता है और अपने साथियों को लुओफेंग को पकड़ने का ऑर्डर देता है, लेकिन किंग जेनयान टाइम पे एक्शन लेते हैं और लुओफेंग और डायलन को अपने स्पेस रिंग में सेफ रख लेते हैं। फिर वो सभी को पीछे फेंक देते हैं और लुओफेंग और डायलन को वापस बाहर निकाल देते हैं। किंग जेनयान डायलन से कहते हैं लुओफेंग को यहाँ से दूर ले जाओ, क्योंकि अगर मैं अटैक करूंगा तो शायद लुओफेंग हर्ट हो जाए। अब किंग जेनयान किंग येनजू की तरफ बढ़ते हैं और बोलते हैं लगता है पिछली बार पिटाई तुम्हें कम पड़ी थी, तो चलो एक बार फिर से तुम्हारी मरम्मत की जाए। तभी डायलन लुओफेंग के स्पेसशिप को वहाँ बुलाता है और दोनों उसमें चढ़ के निकल जाते हैं। ये देखकर किंग येनजू अपने साथियों से चिल्लाता है कि जल्दी से लुओफेंग के पीछे जाओ। कुछ साथी पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन तभी किंग जेनयान अपने प्रेशर से किंग येनजू और उसके बाकी साथियों को स्पेस में फेंक देते हैं। वो खुद भी स्पेस में जाते हैं और किंग येनजू के सामने आके बोलते हैं पहले तो मैं रुक रहा था क्योंकि मेरे अटैक से अर्थ या लुओफेंग को नुकसान हो सकता था, लेकिन अब मैं तुम्हें मारने का मौका भी नहीं दूंगा। ये कहते हुए किंग जेनयान अपने वेपन निकाल लेता है और किंग येनजू अपने साथियों को बोलता है कि जल्दी से अलग अलग हो जाओ, लेकिन किंग जेनयान का वेपन के अटैक से कुछ साथी मारे जाते हैं, पर क्योंकि वो लोग अनडाइंग लेवल के कल्टीवेटर हैं तो वो वापस से जिंदा हो जाते हैं। तभी किंग येनजू और कुछ लोगों को लुओफेंग के पीछे भेज देता है और किंग जेनयान से कहता है लुओफेंग का ये 6 अनडाइंग लेवल वॉरियर, उससे बचना इम्पॉसिबल है। इधर लुओफेंग का स्पेसशिप तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन स्पीड अचानक से स्लो होने लगती है क्योंकि 6 अनडाइंग लेवल के कल्टीवेटर अपने स्पिरिचुअल पावर से अटैक कर रहे थे। उन्होंने एक स्पिरिचुअल बैरियर बना लिया था जिससे वो स्पेसशिप रुक गया और वो स्पेसशिप को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये प्योर रेड कॉपर से बनी है तो ये स्पेसशिप को कुछ भी नहीं होता। फिर वो लुओफेंग पे सोल अटैक करने का प्लान बनाते हैं, लेकिन डायलन टाइम बैरियर बना के उसे बचा लेता है। लुओफेंग सोचता है कि डायलन सोल कल्टीवेशन का एक्सपर्ट है, फिलहाल तो मुझे ये बचा लेगा, लेकिन ये 6 कल्टीवेटर को रोकना मुश्किल होगा। अब तो स्पेसशिप भी कैद हो चुका है तो मुझे मौके का वेट करना होगा। उधर किंग जेनयान बाकी साथियों से लड़ रहे होते हैं जो अलग अलग डायरेक्शन से अटैक कर रहे थे, लेकिन हर बार पीटे जाते हैं। जब वो बैरियर बनाते हैं किंग जेनयान अपने वेपन से उसे भी तोड़ देते हैं। तभी किंग येनजू पीछे से आता है, अपने टेंटिकल से किंग जेनयान को पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम स्ट्रांग हो, लेकिन तुम्हारा वीक स्पॉट हमेशा खुला रहता है। और फिर वो फायर अटैक करता है। बाकी साथी स्पिरिचुअल अटैक करते हैं जिससे काफी बड़ा धमाका होता है। किंग येनजू को लगता है कि किंग जेनयान मारा गया, लेकिन वो उस आग से निकलकर बोलता है ये थोड़ी सी आग मुझे नहीं मार सकती, तुम अब भी यूजलेस हो। फिर किंग जेनयान अपने वेपन से किंग येनजू को क्रिकेट बॉल की तरह दूर फेंक देते हैं। किंग येनजू सीधा लुओफेंग के स्पेसशिप की तरफ आता है जिससे अनडाइंग कल्टीवेटर का ध्यान हट जाता है। लुओफेंग को मौका मिल जाता है, स्पेसशिप बैरियर से निकाल के फुल स्पीड में किंग येनजू की तरफ ले जाता है और वो किंग येनजू से टकराता है और वो उसे और भी दूर चला जाता है। किंग जेनयान वहाँ आ जाते हैं और उसे बुरी तरह से पीट देते हैं। किंग येनजू की
हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। उसके साथ ही आते हैं लेकिन किंग जेनयान उन्हें भी हरा देती हैं। किंग येनजू सोचता है अगर अर्थ मुझे नहीं मिली तो कोई और भी नहीं लेगा। मैंने एक अनडाइंग लेवल के स्लेव को अर्थ पे छुपाया था जो कि उसे तबाह कर देगा। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उसने एक क्रिस्टल को अर्थ पे छुपाया था जिसमें एक अनडाइंग कल्टीवेटर है। प्रेजेंट में किंग येनजू बोलता है अब तक तो मेरा वो स्लेव अर्थ को बर्बाद कर चुका होगा। लुओफिंग गुस्सा हो जाता है लेकिन किंग जेनयान कहते हैं हमें पहले से इस बारे में पता था। वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी ने पहले से इसके अरेंजमेंट कर रखे थे। फिर टेलीपोर्टेशन से एक पोर्टल खुलता है और वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के सोल्जर और डिफेंस हेड निकलते हैं जिन्होंने किंग येनजू के स्लेव को पकड़ लिया था। लुओफिंग बोलता है ये तो डायलन से भी ज्यादा पावरफुल है। डिफेंस हेड कहती है हमें तुम्हें प्रोटेक्ट करने के ऑर्डर्स मिले हैं। लुओफैंग उसे थैंक्स कहता है। डिफेंस हेड किंग येनजू से कहती है तुमने वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के कोर मेंबर को नुकसान पहुंचाया है तो तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। लेकिन किंग येनजू अपने फादर को बुला लेता है जिसका ऑरा इतना ज्यादा पावरफुल है कि लुओफिंग बोलता है कि इसकी एक चिंगारी भी अर्थ को जला देगी। ये वेनरेबल फायर इरोजन कल्टीवेटर है। किंग येनजू अपने फादर से कहता है कि वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी मुझे पकड़ने आई है। उसके फादर गुस्सा होकर डिफेंस हेड से कहते हैं क्या तुम मेरे बेटे को पकड़ोगी। डिफेंस हेड बोलती है हम बस ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हैं क्योंकि किंग येनजू ने लुओफिंग को नुकसान पहुंचाया है। लेकिन वो फादर अपना पूरा ऑरा फैला देते हैं तो वो सारे सोल्जर अपने घुटने पे आ जाते हैं और डिफेंस हेड की बॉडी जलने लगती है। फादर बोलता है किंग येनजू मेरा बेटा है, कंपनी उसे पनिश नहीं कर सकती। लुओफिंग देखता है कि डायलन भी इस प्रेशर में सही से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था लेकिन उस पे कोई भी असर नहीं हो रहा था। वो सोचता है कि ये बंदा जानबूझ के मुझ पे प्रेशर नहीं डाल रहा। डिफेंस हेड मान जाती है कि वो किंग येनजू को नहीं पकड़ेगी तो वो फादर कहता है आज के बाद ध्यान रखना वेनरेबल फायर इरोजन कल्टीवेटर को गुस्सा नहीं दिलाना। अब वो बंदा लुओफिंग से कहता है मैंने अपने बेटे से अर्थ को खरीदने के लिए कहा था, मुझे नहीं पता था कि ये इतनी मुसीबत कर देगा। वो पूछता है क्या तुम अर्थ बेचोगे। लुओफिंग बोलता है अर्थ मेरा घर है, मैं ऐसे नहीं बेच सकता। किंग येनजू खुश होता है। वो सोचता है कि अब उसके फादर लुओफिंग को मार देंगे लेकिन फादर बोलता है अगर तुम नहीं बेचना चाहते हो तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। मेरे बेटे ने जो किया है उसकी सजा जरूर मिलेगी। वो किंग येनजू को 1000 सालों के लिए 9 स्टार प्रिजन में भेज देते हैं। ये सुनकर किंग येनजू काफी ज्यादा गुस्सा होता है लेकिन उसके फादर चुप करके सारे अर्थ के सिटीजन को आजाद कर देते हैं। अब वहाँ के सारे सोल्जर सोचते हैं कि पहली बार किंग येनजू को उसके फादर ने किसी और के लिए सजा दी है। डिफेंस हेड लुओफिंग से पूछती है अर्थ में ऐसा क्या है कि जांटेक्स अरेना और भी सारे कल्टीवेटर इसके पीछे पड़े हैं। लुओफिंग बोलता है मुझे भी नहीं पता, मैं खुद कंफ्यूज हूँ। डिफेंस हेड कहती है अब से वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी को बताए बिना तुम कोई भी डिसीजन नहीं लेना। लुओफिंग मान जाता है। किंग जेनयान कहता है इसकी वजह होगी लेकिन इतनी बड़ी नहीं वरना किंग येनजू के फादर अर्थ को इतनी आसानी से नहीं छोड़ता। लुओफिंग उसे थैंक्स बोलता है। जाते ही मास्टर होंग का मैसेज आता है जो कि उसे और थर्ड ब्रदर को अर्जेंट मीटिंग के लिए बुला रहा था। अब वर्चुअल यूनिवर्स में लुओफैंग, मास्टर होंग और मास्टर ली सेन मिलते हैं। मास्टर होंग कहते हैं इस बार अर्थ पे कोई आम प्रॉब्लम नहीं है। लुओफिंग पूछता है आपको क्या पता है। मास्टर होंग बताते हैं किंग येनजू ने जब अर्थ के ह्यूमंस को रिंग में डाला था तो मेरे दोस्त ने बताया कि एक वेनरेबल फायर इरोजन कल्टीवेटर अर्थ पे आया था। लुओफिंग शॉक होता है और बोलता है किंग येनजू का फादर भी जांटेक्स अरेना का मेंबर है, आपने इतनी आसानी से पता कैसे लगाया। मास्टर होंग कहते हैं फिलहाल इस बारे में बाद में बात करेंगे लेकिन उसने तुमसे कुछ भी नहीं कहा होगा। लुओफिंग मना करता है तो मास्टर होंग बोलते हैं उसकी हिम्मत भी नहीं होगी। लुओफिंग पूछता है आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकते हो, क्या आपका इसमें हाथ है। मास्टर होंग कहता है मैं इतना पावरफुल नहीं हूँ, ये सब वॉइड गोल्ड मास्टर के वजह से हुआ है। मास्टर ली सिन शॉक होकर बोलता है वॉइड गोल्डन मास्टर। उसके सामने तो किंग येनजू के फादर भी सर झुकाते हैं। मास्टर होंग बताते हैं वॉइड गोल्डन मास्टर यूनिवर्स मास्टर लेवल पे हैं। 52 पिलर्स में ताजू मॉन्यूमेंट भी उसी ने बनाया है। लुओफिंग बोलता है वो पिलर तो टॉप 10 में आता है। मास्टर होंग कहते मैंने इल्यूजन सी के 21 लेवल्स को पार किए हैं, इसलिए जांटेक्स अरेना के फाउंडर मुझ पे नजर पड़ी और उसने मुझे अपना स्टूडेंट बना लिया। मास्टर लीसिन का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। मास्टर होंग बोलते हैं जब तक मैं अनडाइंग लेवल के किंग स्टेज पे नहीं पहुंचता वो मुझे अपना स्टूडेंट नहीं बनाएंगे और खुद से नहीं सिखाएंगे, इसलिए अभी वॉइड गोल्डन मास्टर मेरे टेम्पोररी टीचर हैं। मास्टर लीसिन बोलता है तो तुम वॉइड गोल्डन मास्टर से सीख रहे हो और फ्यूचर में जांटेक्स अरेना के फाउंडर से, ये तो काफी औसम है। मास्टर होंग कहते हैं मैंने वॉइड गोल्डन मास्टर से कहा है कि मास्टर लीसिन को भी स्टूडेंट बना ले और वो राजी भी है। मास्टर लीसिन ये सुनकर काफी ज्यादा इमोशनल होता है। लुओफिंग पूछता है कई लोग अर्थ को क्यों खरीदना चाहते हैं।
मास्टर होंग बताते हैं हम दोनों इतनी जल्दी ग्रो किए हैं इसलिए। जायंटिक्स अरेना के फाउंडर की नजर अर्थ पे पड़ी। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला मिलियन साल पहले एलियन ने अर्थ को मॉडिफाई किया था, जिससे वहाँ के कुछ लोग स्पेशल तरह से ग्रो करते हैं। उनकी ताकत नॉर्मल ह्यूमन से ज्यादा होती है। इसी एलियन पावर ने फ्लेम गोड क्लैन बनाया। लुओफिंग बोलता है वो मेटल प्लेट जो कि मुझे अर्थ पे मिला था शायद उसी एलियन का पावर है। मास्टर होंग कहते हैं हाँ, उस एलियन पावर ने फ्लेम गोड क्लैन को बनाया जो कि फिजिकली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है पर स्पिरिचुअली वीक है, इसलिए अर्थ को मॉडिफाई किया ताकि स्पिरिचुअली पावरफुल स्पीसीज बने। ये मॉडिफिकेशन सोलर सिस्टम से बाहर जाए तो खत्म हो जाएगी। लुओफिंग समझ जाता है कि क्यों कल्टीवेटर अर्थ के पीछे पड़े हैं। 3 दिन बाद मास्टर जियो जुआन लुओफिंग को बुलाते हैं और कहते हैं वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी अर्थ को खरीदना चाहती है। तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, पहला अर्थ को बेच दो और बदले में 200 बिलियन हुनयुआन कॉइन ले लो। दूसरा अर्थ के ओशियन और स्पेस से बेच दो, इसके बदले तुम्हें 50 बिलियन हुनयुआन कॉइन मिलेंगे। लुओफिंग सेकेंड ऑप्शन को चुनता है क्योंकि वो अर्थ के सिटीजन को वहीं पे रखना चाहता था। मास्टर जियो जियान उसके डिसीजन की रिस्पेक्ट करते हैं और लुओफिंग से कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करवा लेते हैं। बाद में लुओफिंग अकेला ड्रिंक करता है और वो काफी ज्यादा पावरलेस फील कर रहा था। बवाता बोलती है कमजोरी पाप नहीं है लेकिन घुटने टेक देना एक गुनाह है। लुओफिंग बोलता है मुझे पावरफुल बनना है, फ्लेम कोड क्लैन के मेटल और स्पेस टाइम कोडेक्स का नया स्क्रोल समझूंगा। आगे लुओफिंग एक मिशन को एक्सेप्ट करता है जिसमें उसे 2 मिलियन पॉइंट्स मिलने हैं। मिशन का पहला पार्ट है फायर फिनिक्स ऑर्गेनाइजेशन के स्लेव में ट्रेडिंग ग्रुप में कानून एस्टेब्लिश करना। लुओफिंग प्लेनेट बायसाई पे जाता है, वहाँ स्लेव को टॉर्चर होते हुए देखता है। फ्लैम फिनिक्स टीम 30% पॉपुलेशन को ले जाती है। लुओफिंग और डायलिन वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ की टीम को मार देते हैं और प्लेनेट के लोगों को आजाद कर देते हैं और बाद में वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी सारा कुछ हैंडल करती है। लुओफिंग फ्लैम फिनिक्स के हेडक्वार्टर पे जाता है, काउंसिल मेंबर और लीडर पेंसी को मार देता है। पेंसी के स्पेस रिंग में लुओफिंग को डिवाइन वाटर मिलती है जो कि कल्टीवेशन के लिए काफी ज्यादा यूजफुल है। साथ ही इसका वर्थ 6 बिलियन हुनयुआन कॉइन्स है। लुओफिंग मिशन में 82% स्कोर करता है और 8200 पॉइंट्स मिलते हैं। सेकेंड स्टेज में लुओफिंग कोलिन कॉस्मिक एम्पायर जाता है जहाँ ब्लड डीमन ट्रायल में एक अनडाइंग लेवल कल्टीवेटर को लोगों को लड़वा रहा था। लुओफिंग एक प्लैनेट को चुनता है, वहाँ के लोगों को स्पेस रिंग में बचा लेता है और रैबिट और उसके साथियों को मार देता है। साथ ही वो उन लोगों को आजाद कर देता है और लुओफिंग इसे 90% स्कोर करता है। साथ ही वो उन सभी सिटीजन से कहता है कि आज के बाद तुम सभी आजाद हो। साथ ही वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी तुम्हें रहने के लिए एक दूसरा प्लैनेट भी देगी। अब लुओफिंग को इतना अच्छा स्कोर मिलने पे वो थर्ड ट्रायल के लिए एलिजिबल हो जाता है। अब थर्ड ट्रायल क्या है ये हमें नेक्स्ट एपिसोड में मालूम चलेगा। तो इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म होती है।